Very good. Everyone is not nice. Or something. Everyone is not nice, but something's nice in everybody. Do not have a friend and do not have a constant view of anybody. Every person behave differently. वैसे दो का कॉम्बिनेशन है, एक तो यही तक हो जाता है. एवरीवन इज बट समथिंग नाइस इन एवरीबडी. Do not have a constant view of anybody. Every person behave differently. Every person behave differently to different person. Every person behave differently to different person. ठीक है. तो सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सब में कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य होती है. इसलिए तो किसी भी व्यक्ति के प्रति एक निश्चित धारणा या निश्चित विचार मत बनाइए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग से व्यवहार करता है. इसलिए एक निश्चित परसेप्शन मत रखिए कि ऐसा है, खराब है, अच्छा है. जो खराब है तो वो भी कुछ न कुछ अच्छाई होती है. कहते हैं ना कि जो घड़ी बंद होती है 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है, तो इसलिए कुछ न कुछ अच्छाई सब में होती है. हमने शुरू किया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर यानी विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मतभेद. व्यक्तिगत मतभेद से मतलब है उनका लर्निंग लेवल, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी उनके दृष्टिकोण, उनके इंटरेस्ट में, उनके अपने बुद्धिमत्ता के स्तर में अंतर होता है. यानी इतने लोग बैठे हैं तो सबका बुद्धिमत्ता का स्तर सेम नहीं होगा, सबका एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण सेम नहीं होगा, सबका इंटरेस्ट किसी कार्य के प्रति या किसी विशेष विषय के प्रति सेम नहीं होगा. तो जब ये सेम नहीं होता है
तो ये लर्निंग और टीचिंग में या कुछ सीखने में भी एक डिफरेंस करता है, एक व्यक्तिगत विकास में भी एक बाधा होती है इसके वजह से। तो ये हमारा टॉपिक मेन है, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि लर्निंग में डिफरेंस होते हैं। सो एवरी सर्टेन एट्रीब्यूट्स, इसी में आप उस दिन मैंने जो लिखाया था कि कुछ शुरू कराया था उसी से आगे आप लिख ले कि सर्टेन एट्रीब्यूट्स it is well known and but it is well known that every individual is unique, every individual is unique and different and have different personality as compared to others. Attributes and traits are similar, but it is well known, K-N-O-W-N-I-O, well known. It is well known fact, F-A-C-T, sorry. It is well known fact that every individual is unique and have different personality as compared to the others, and have क्या हिंदी में आप लिख लें। सॉरी, व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं, व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं, गुण में जरूर मिलते हैं, उसमें जरूर मिलते हैं, लेकिन यह सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की तुलना में, दूसरों की तुलना में कुछ अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की तुलना में अवश्य अलग होता है, कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की तुलना में अवश्य अलग होता है, क्योंकि सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, ही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ विशेष गुण, एट्रीब्यूट्स यानी गुण होते हैं, विशेषताएं, और ट्रेट्स मैंने बताया था विलक्षण गुण। तो कुछ एट्रीब्यूट्स और विशेषताएं एक समान हो सकती, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक यूनिक, एक विशेष होती है, उसकी विशेष आदत होती है, उसकी विशेष शैली होती है, जो
उसको दूसरों से अलग बनाती है। अब यह डिफरेंसेस, इस डिफरेंसेस के कारण, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस इट कॉजेस डिफरेंस इन यानी इसके कारण, जो ऊपर मैंने बताया भिन्नता है, इसके कारण अंतर होता है लर्निंग स्टाइल, अप्रोच टू लर्निंग, अप्रोच टू लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ गेट, प्राप्त करने में, टू गेट नॉलेज एंड स्किल। इसके कारण अंतर होता है, यानी विद्यार्थियों में जो एक दूसरे से भिन्नता होती है, उस भिन्नता के कारण अंतर हो लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली में। लर्निंग स्टाइल यानी सबका सीखने की शैली अलग अलग होती है। अप्रोच टू लर्निंग यानी सीखने की शुरुआत करने में, सीखने की शुरुआत करने में, सीखने की शुरुआत करने में। कोई तुरंत शुरू कर देता है, कोई बाद में शुरू करता है, नेचर होता है व्यक्ति का। सीखने की शुरुआत करने में। और तीसरा है एक्विजिशन यानी प्राप्ति, ज्ञान और दक्षता की प्राप्ति में, ज्ञान और प्राप्ति में। कितना लेवल, सबको एक जैसा बताया जाता है, लेकिन कोई अच्छी तरह सीख जाता है, कोई नहीं सीख पाता है। तो ज्ञान और तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत मतभेद स्किल और एप्टीट्यूड में होते हैं, यह सभी व्यक्तियों का अपना जो बुद्धिमत्ता का स्तर होता है अलग अलग होता है। उसके कारण जनरली ये तीन टीचिंग एनवायरनमेंट में, शिक्षण के परिवेश में, यह विद्यार्थियों के सीखने की शैली में परिवर्तन, सीखने की शैली में अंतर होता है। सीखना कब और कैसे शुरू करना है, इसमें अंतर होता है। का स्तर सबका अलग अलग होता है। The learner differs in आगे लर्नर डिफर्स यानी क्या, किसमें भिन्नता होती है? डिफर्स, विद्यार्थियों में भिन्नता क्या क्या हो सकती है? विद्यार्थियों में भिन्नता क्या क्या हो सकती है? तो क्या क्या हो सकती है? डिफर इन, लर्नर डिफर इन स्किल लेवल, दक्षता के स्तर में, स्किल लेवल, स्किल लेवल, दक्षता का स्तर, स्किल लेवल, मोटिवेशन लेवल, फिजिक, previous knowledge, previous knowledge, attitude, personality, interest,
intellectual level, तो ये कुछ है नीड। इसमें फैमिली बैकग्राउंड भी आता है, फैमिली बैकग्राउंड एंड कल्चरल बैकग्राउंड असर करता है। नीड, स्किल लेवल, मोटिवेशन लेवल, फिजिक, सोशल बैकग्राउंड, प्रीवियस नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, इंटेलेक्चुअल लेवल, और भी बहुत से, जैसे मैं साइकोलॉजी बताया, थिंकिंग है, फीलिंग है, इमोशन है, बिहेवियर्स है, साइकोलॉजिकल एंड फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, कल्चर है। मेन है जो हमारे टीचिंग में अफेक्ट्स करता है, ये करता है स्किल लेवल यानी दक्षता का स्तर, दक्षता, स्किल दक्षता या कौशल, दक्षता का स्तर, मोटिवेशन लेवल, प्रेरणा का स्तर, फिजिक यानी बनावट, आपकी जो शरीर की संरचना है, शरीर की संरचना या बनावट जिसे हम कहते हैं फिजिक, सबकी फिजिक अलग अलग होती है। सोशल बैकग्राउंड, सामाजिक परिवेश, सोशल बैकग्राउंड, सामाजिक परिवेश हैं जो समाज है। प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, एटीट्यूड तो जानते ही हैं, दृष्टिकोण, एटीट्यूड दृष्टिकोण, पर्सनालिटी व्यक्तित्व, ये सब पहले मैंने बता दिया। ये पर्सनालिटी व्यक्तित्व, इंटरेस्ट रुचि, इंटेलेक्चुअल लेवल बुद्धिमत्ता का स्तर, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंट या बुद्धिमत्ता का स्तर। नीड आवश्यकता, सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है, ये आवश्यकताएं बदलती भी रहती हैं, तो नीड आवश्यकता। तो ये लर्नर्स में जनरली, और ये फैक्टर्स हैं जो उसके टीचिंग को प्रभावित करते हैं, कि टीचिंग को प्रभावित करते हैं, सीखने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करते हैं, ये डिफरेंसेस होते हैं। स्किल लेवल, मोटिवेशन लेवल, फिजिक्स, सोशल बैकग्राउंड, प्रीवियस नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, इंटेलेक्चुअल लेवल एंड नीड, सीखने के स्तर को प्रभावित करते हैं। मिटा दें। इस पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स यानी व्यक्ति के कुछ पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, की जो विशेषता होती है उसे हम पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स या ट्रेट भी कह सकते हैं, कि जो कुछ विलक्षण पर्सनालिटी सबके होती है। पर्सनालिटी एक लैटिन भाषा का वर्ड है जो कि पर्सनल से आया है। यानी छिपाना, पर्सनल, ये लैटिन भाषा का वर्ड है। तो ग्रीक में जो स्टेज आर्टिस्ट होते थे, यहां भी इंडिया में भी होता है, आपने दशहरा में देखा होगा, चेहरे पर वो मास्क लगा लेते हैं। तो जो स्टेज आर्टिस्ट होते हैं चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं जिससे वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके, उससे ये शब्द आया है मास्किंग यानी पर्सनल, और आया है। तो पर्सनालिटी मैंने पहले भी डिफिनीशन लिखाया था, फिर भी एक सिंपल एक दो डिफिनीशन और ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है। टोटल क्वालिटी ऑफ बिहेवियर associated with a person,
of behavior associated with a person is personality. Total quality of behavior associated with a person is personality. यानी व्यवहार, हिंदी में आप लिख लें, व्यवहार की संपूर्ण गुणवत्ता, व्यवहार की संपूर्ण गुणवत्ता, व्यवहार की संपूर्ण गुणवत्ता जो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है, जो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाती है। व्यवहार की संपूर्ण गुणवत्ता जो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है, उस व्यक्ति का उस व्यक्तित्व कहलाती है। इट इज दूसरा डिफिनेशन लिख लें, इट इज स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर, इट इज स्पेशल फीचर विच डिफरेंशिएट, हट गया उधर से, यहां लिख देता हूं, विच डिफरेंशिएट a person from others. It is a special feature which differentiate a person from others. There is personality. It is a special feature which differentiate a person from other. Differentiate a person from other. हिंदी में आप लिख ले, व्यक्ति का वह विशेष गुण है, व्यक्ति का वह विशेष गुण है, वह विशेष गुण है जो उसे दूसरों से अलग करता है, जो उसे दूसरों से अलग करता है। व्यक्ति का वह विशेष गुण है जो उसे दूसरों से अलग, सबका व्यक्तित्व अलग है, सबकी क्वालिटी। अब बात करें तो किसी से बात करने का, रिस्पॉन्स करने का तरीका, उत्तर देने का तरीका, गुस्सा होने का तरीका, तो सब एक अलग होता है। वही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। सम ऑफ टोटल आपका जो इमोशन है, फीलिंग है, जो दूसरा देख सकता है, जो दूसरा फील कर सकता है, वो व्यक्तित्व होता है। बस एक और लिख ले, इट इज कंसिस्टेंट पैटर्न, is consistent behavior pattern of individual achieved by others. Achieved by others. Is personality. It is consistent behavior pattern
ऑफ इंडिविजुअल एज परसीव, एक चीज हटा दी तो पर्सनालिटी मैंने वहां लिख दिया, तो यहां दी कर दी। द कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एज परसीव्ड बाय अदर इज पर्सनालिटी। द कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल, द कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल perceived by other। समभाव, कंसिस्टेंट समभाव, व्यक्ति का समभाव व्यवहार, समभाव एक जैसा, समभाव व्यवहार, व्यक्ति का समभाव व्यवहार जो दूसरों को दृष्टिगोचर होता है, जो दूसरों को दृष्टिगोचर यानी जो दूसरे देखते हैं, जो दूसरों को दृष्टिगोचर होता है, व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व यहां काम कर लूं, व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्ति का समभाव, व्यक्ति का समभाव व्यवहार जो दूसरों को दृष्टिगोचर होता है, व्यक्तित्व कहलाता है। यानी जो दूसरे करते हैं, डिस्कशन कैसे करते हैं, इन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो ये सब जो दूसरे देखते हैं जनरली एक कांस्टेंट व्यवहार होता है, तो उसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। एक दो मैंने पहले भी लिखाया था, शायद आपको याद भी ना हो, इसलिए मैंने एक दो और लिखा दिया, क्योंकि व्यक्तित्व तो बहुत जरूरी है। मिटा दें इसको। ये पर्सनालिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सीखने के परिप्रेक्ष्य में दो तरह के होते हैं। पर्सनालिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, एक होते हैं सरफेस एट्रीब्यूट यानी सतही विशेषता, एट्रीब्यूट्स दो तरह के होते हैं। पहला है सोर्स, सतही ऐसे सामान्य का विशेषताएं, सोर्स यानी जो गहरा हो या विस्तार युक्त विशेषताएं। जो सीखने में हमारे दो तरह के आते हैं, सरफेस एट्रीब्यूट्स एंड सोर्स एट्रीब्यूट, यानी एक सामान्य विशेषताएं और कुछ विस्तारवादी यानी जो ज्यादा तर उपयोग में होती हैं, विस्तार युक्त विशेषताएं उसे कहते हैं। इसमें डिफरेंस क्या दोनों में होता है? हो गया, इसको मिटा दें। तो सरफेस टेक्स्ट में हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। सरफेस में जैसे पर्सनालिटी में मैंने आपको बताया था कि अगर जो एक है तो दूसरा भी उसका पार्ट होगा। हम 16 तरह की 14-15 तरह की पर्सनालिटी आपको लिखाए थे। तो ऑनेस्ट है तो इसका डिसऑनेस्ट भी होगा। एक विद्यार्थी ऑनेस्ट भी हो सकता है, दूसरा डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। ऑनेस्ट, वार्म एंड कोल्ड। वार्म एंड कोल्ड यानी जो गर्मजोशी से मिलता है और उदासीनता से मिलता है। कोल्ड का मतलब उदासीन स्वभाव से है, व्यक्तित्व से है।
तो वार्म का मतलब गर्मजोशी जिसके स्वभाव में है, व्यक्तित्व में है, और कोल्ड का मतलब जो ठंडा या आप कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट पोजीशन, और इसका उल्टा क्या होगा? सुपर ऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ, किसी के अंदर काम करना, अधीनस्थ। सुपर ऑर्डिनेट यानी सर्वोच्च स्थान, किसी के अधीन कार्य करना यानी सबऑर्डिनेट हो गया, और सुपर ऑर्डिनेट यानी सबसे ऊपर काम करना। सैलो इंटरेस्ट, अधीनस्थ और सर्वोच्च होगा इसमें। इंटरेस्ट ER एंड डीप इंटरेस्ट। सैलो का मतलब पानी का है, जहां पानी कम, जहां पानी कम गहरा हो उसे सैलो कहते हैं, और जहां ज्यादा गहरा हो उसे डीप कहते हैं। उसी तरह से सैलो इंटरेस्ट यानी कम रुचि। सैलो का कहते हैं कम रुचि, किसी कार्य में कोई कम रुचि लेता है और कोई अधिक रुचि लेता है। अधिक रुचि, और इसी तरह से मोर बिहेवियर और लेस बिहेवियर। मोर बिहेवियर, लेस बिहेवियर। इसे मोर बिहेवियर, लेस बिहेवियर को आप जो मैंने इंट्रोवर्ट और एक तरह से मोर बिहेवियर यानी जिसका ज्यादा व्यवहार यानी सबसे ज्यादा मिलता हो, तो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। विद्यार्थियों के साथ जनरल है, सबके साथ ऐसा नहीं कि विद्यार्थी भी तो व्यक्ति है, इसे समाज में रहते हैं, अलग से थोड़ा रहते हैं। ये सीखने की शैली को या सीखने की गति को या सीखने की निरंतरता को प्रभावित करते हैं। अब आपके व्यक्तित्व में आपके मन की सोच भी है, इमोशंस भी है, फीलिंग है, इंटरेस्ट है, अटेंशन है, जो साइकोलॉजी के पार्ट्स हैं, वो तो सब आपके व्यक्तित्व समाहित होते हैं या जुड़े होते हैं। तो अब आप किस कैटेगरी में है वो आपको देखना है कि आप इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में। और हर सीखने की प्रक्रिया वैसे ही चलती है। अगर आप डिटेल्स में जाएं तो साइकोलॉजिस्ट के इसमें एनालिसिस है, उतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, बट अगर आप चाहें तो गूगल में सर्च करें तो ये ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट है तो लर्निंग पर क्या प्रभाव, यानी एक आपके व्यवहार। कोई देख रहा है अगर हमने चोरी कर, लेकिन दूसरा कहता नहीं, ईश्वर तो हर जगह देखता है। अगर रास्ते में भी 10 रुपया मिल गया तो बोलेगा चलो यार कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो पॉकेट में रख लो, मंदिर में दान कर देता हूं। तो वही आपका सीखने में भी वही व्यवहार रहता है कि मैं सीख लूं, अच्छी तरह सीख लूं, या बस एग्जाम पास करने के लिए सीख लूं, आगे जरूरत पड़ेगी तब पढ़ लूंगा, अभी तो कम से कम ये जो सामने है इसको पास कर लूं। तो ये आपका सैलो इंटरेस्ट और डीप इंटरेस्ट को दिखाता है। मिटा दे, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आपका, ये तो हो गया सरफेस स्टेट। सरफेस स्टेट का ये हो गया। अब सोर्स में, सोर्स का भी 2-4 पॉइंट इसी तरह से
कुछ एट्रीब्यूट्स में, जैसे मैच्योर, इमैच्योर, परिपक्व, अपरिपक्व। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एज के साथ तो परिपक्व है, लेकिन जो से ऊपर है, जिसे आप वयस्क कहते हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी है कि नहीं, या बच्चों जैसा व्यवहार आज भी है, वो इससे संबंधित है व्यवहार आपका। मैच्योर एम इमैच्योर, ट्रस्टेड, ये मैंने उसमें भी आपको बताया था, ट्रस्टेड का क्या था तो भूल गया, सस्पिशियस, यानी किसी पर आप विश्वास कर सकते हैं, या संदेह युक्त, सस्पिशियस यानी संदेह युक्त, और विश्वासी, ट्रस्टेड का मतलब विश्वासी, हाँ भरोसेमंद, विश्वासी या भरोसेमंद, सस्पिशियस यानी जिस पर आप भरोसा न करें, संदेह युक्त जिस पर आप संदेह करें, मैच्योर यानी परिपक्व है, बातचीत में परिपक्वता है। छोटे बच्चे भी होते हैं, देखिए वो भी ऐसी बातें करेगा, हम कहते हैं यार तो रहा है, तो मैच्योर। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, हम कॉन्टेक्सुअल एनालिसिस में आएंगे तो हम जिससे डिपेंडेंट यानी निर्भर रहना। निर्भर रहने का मतलब ये नहीं होता केवल पैसे निर्भर रहना, सलाह के लिए भी, सजेशंस के लिए भी, काम के लिए भी। घर पे भी आप बैठे हैं, कुछ काम देख रहे हैं सामने, जैसे बारिश हो रही है, आप बैठे हैं घर पे, बाहर कुछ भीग रहा है, आप देख रहे हो कि बाहर जो है वो छाता ही या जो भी है, कोई सामान जो है पानी में भीग रहा है, लेकिन फिर भी आप बैठे हो। पिता या माता आते बोलते अरे तुम बैठे हो, भीग रहा, जाओ जल्दी से लेके आओ, तब आप जाओ। आप कहोगे अरे मुझसे किसी ने कहा ही नहीं, तुम्हें क्यों करूं? तो वो डिपेंडेंट हो जाता है व्यक्ति, जब तक उसे खराब आदत नहीं है, बट एक नेचर हमारा डेवलप हो जाता है शुरू से ही, बचपन से ही, कि हम कर सकते, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई कहे, हम कोई सजा दे, सलाह दे, सुझाव दे, तो वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और कुछ जो होते हैं स्वयं पर निर्भर होते हैं, स्वयं पर निर्भर, इंडिपेंडेंट, और कार्य शुरू। एक्टिव, इसी तरह से पैसिव, एक्टिव, क्रियाहीन और क्रियाशील। हर कार्य में वो क्रियाशीलता दिखाएंगे। क्रियाहीन और क्रियाशील, लेस अवेयरनेस, लेस अवेयरनेस, मोर अवेयरनेस। जागरूकता, ज्यादा जागरूकता, यानी अपने परिवेश, अपने चारों ओर के माहौल या दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है उससे आप संदर्भ रखते हैं, उसके बारे में आप रुचि लेते हैं या नहीं। तो कम जागरूकता और ज्यादा जागरूकता, एंड ज्यादा जागरूकता। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है पेपर में, टीवी में समाचार क्या हो रहा है, या राजनीतिक रूप से जो थोड़ा एक्टिव होते हैं, कौन सी पार्टी में क्या चल रहा है, चुनाव में क्या हो रहा है। और कुछ लोग उदासीन होते हैं, छोड़ो यार हमें क्या। लेस अवेयरनेस एंड मोर अवेयरनेस, कम जागरूकता और ज्यादा जागरूकता। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या सोशली अवेयर, सोशली
आइसोलेटेड, सामाजिक रूप से जागरूक, सामाजिक रूप से जागरूक और सामाजिक रूप से तटस्थ। आइसोलेट यानी तटस्थ। तटस्थ या अलग इसे कह सकते हैं। तो सामाजिक रूप से तटस्थ रहना या अलग रहना, सोशली अवेयर, सोशली नॉट अवेयर, क्वालिटीज व्यक्ति के साथ होती है। और स्पेशली बहुत क्वालिटीज हैं। विद्यार्थी क्या होता है, तो उसके लिए उसी को हम डिस्कस करेंगे कि विद्यार्थी में क्या ट्रेड्स और इसके सीखने में, मतलब जो कुछ भी यहां हम कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं, इन डिफरेंसेस के कारण आपके सीखने में क्या डिफरेंस होगा, यानी आपका रेट ऑफ लर्निंग, स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड उन सब पे क्या असर पड़ेगा, एक्चुअली वो मेन फैक्टर्स हैं। मिटा दें इसको। इसके बाद ट्रेड्स एंड ट्रेड्स। मैंने दो चीज बताया था आपको कि सीखने में पर्सनालिटी ट्रेड्स आपके पर्सनालिटी ट्रेड्स या पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स और कुछ विशेषताएं या विलक्षणताएं जो व्यक्ति के साथ संबंधित, यानी विद्यार्थी हम यहां कहेंगे, जो विद्यार्थियों के साथ संबंधित होती है, उसमें किस तरह का अंतर होता है। तो ये है रिकरिंग क्वालिटीज है। इसको ट्रेड्स को रिकरिंग क्वालिटीज करते हैं या रिकरिंग स्पेशलिटीज भी कह सकते हैं, या रिकरिंग क्वालिटीज becomes habitual activity. रिकरिंग क्वालिटीज यानी बार बार प्रदर्शित होने वाली योग्यता। रिकरिंग क्वालिटीज becomes habitual activities. Recurring qualities becomes habitual activities. किसी कार्य को आप बार बार करें तो आदत बन जाती। इसी तरह से किसी भी विशेषता को जब आप बार बार उसका प्रदर्शन करते हैं तो आदत की क्रियाशीलता। किसी विशेषता की पुनरावृत्ति, हिंदी में आप लिख लें, किसी विशेषता की पुनरावृत्ति, किसी विशेषता की पुनरावृत्ति, किसी विशेषता की पुनरावृत्ति आदत की क्रियाशीलता बन जाती है। आदत की क्रियाशीलता बन जाती है। वो आपकी आदत है। अच्छे कार्य की भी आदत होती है, ऐसा नहीं कि आदत हमेशा खराब ही हम करें। कोई अच्छा कार्य आप करते हैं, आपका कार्य है वो, पिक्चर में आपने देखा था ना वो यशवंत पिक्चर, अगर आप देखे हो नाना पाटेकर की, तो कितना भी परिवार में सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स तक हो जाता है, जो उसकी आदत है वो नहीं छोड़ता है। वो उसे हम कहते हैं वो ट्रेड्स होता है। वो व्यक्ति का एक ट्रेड बन जाता है, उसको छोड़। उसी तरह से विद्यार्थी का भी एक ट्रेड होना चाहिए कि जो आप बार बार अगर पढ़ेंगे, पढ़ने बैठेंगे, सोचेंगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, मैं एक अधूरापन लगता है, कुछ कमी लगती है, तो आप जरूर पढ़ेंगे। जब आप सेटिस्फाइड है, अरे ठीक है यार जितना है ठीक है, तो आप नहीं पढ़ेंगे। चले ट्रेड्स में भी ट्रेड्स जनरली तीन तरह के होते हैं। ये ट्रेड्स जो है आपके, एक इसमें फिजिकल ट्रेड्स, दूसरा मेंटल ट्रेड्स, तीसरा होता है स्पेशल ट्रेड।
फिजिकल ट्रेड्स को एक्सप्रेसिव ट्रेड्स भी कहते हैं। ये फिजिकल ट्रेड्स को एक्सप्रेसिव ट्रेड, एक्सप्रेसिव ट्रेड यानी जो व्याख्यात्मक विशेषता, फिजिकल ट्रेड्स या एक्सप्रेसिव ट्रेड्स भी इसे कहते हैं। फिजिकल इसमें कुछ होते हैं जैसे बॉडीली ट्रेड्स, जो आपके बॉडी के कनेक्टेड हो, जैसे आप बॉडी, हाइट, वेट, फिजिकल एस्पेक्ट, ये तरह के होते हैं फिजिकल। दूसरा मेंटल ट्रेड्स और तीसरा स्पेशल ट्रेड। अब हमें जो पहला एक फिजिकल ट्रेड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल ट्रेड्स के पार्ट है बॉडी ट्रेड्स, जैसे आपका हाइट, वेट, शेप ऑफ फेस, नोज, बॉडी ट्रेड्स से करते हैं कि आपके बॉडी का वेट क्या है, हाइट क्या है, सेक्शन बीसी में आता है। हाइट, वेट, ये सब कॉम्प्लेक्शन का ही एक पार्ट होता है। शारीरिक बनावट, कॉम्प्लेक्शन यानी शरीर की बनावट से भी व्यक्ति का सीखने की शैली प्रभावित होती है। कोई बैठ के सीखता है, कोई सोया रहेगा, सो के पढ़ेगा, कोई बैठ के पढ़ेगा, कोई पढ़ता है। तो ये सब इसलिए बॉडी इसमें आया है सीखने के उसमें कि एट्रीब्यूट बताया था। पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स के दो पार्ट थे, सरफेस और सोर्स और सरफेस। और ये ट्रेड्स यानी एक विलक्षण प्रतिभा जो व्यक्तियों में होती है वो तीन तरह की होती है। पहले को हम एक्सप्रेसिव ट्रेड कहते हैं या फिजिकल ट्रेड्स, दूसरे को मेंटल ट्रेड्स और तीसरा है स्पेशल ट्रेड। अब ये फिजिकल ट्रेड्स के पार्ट, फिजिकल ट्रेड्स का पहले बॉडी यानी आपके चेहरा, आंख, नाक का आकार कैसा है। तो इस पे भी कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सीखने की प्रवृत्ति भी उसे बता सकते हैं कि भाई आप रीडिंग करते हैं तो चेहरा रीडिंग वाले भी बता सकते हैं कि आप पढ़ने में कैसे होंगे। तो वो उससे है। दूसरा मूवमेंट ट्रेड्स, गति, मूवमेंट ट्रेड, गति की विशेषता यानी गेस्चर एंड पोस्चर। गेस्चर, पोस्चर, शरीर के साथ जो आप बनाते हैं, जैसे ये गेस्चर हो गया। पोस्चर यानी आप हाथ को यहां रख दें, हाथ को ऐसे कर ले तो पोस्चर हुआ। तो गेस्चर यानी शरीर के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति या प्रकार, शरीर द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति या प्रकार को गेस्चर एंड पोस्चर कहते हैं। गेस्चर एंड पोस्चर, मूवमेंट ऑफ हैंड, leg and fingers, movement of hand, leg and fingers, movement of hand, leg and fingers, हाथ, पैर और अंगुलियों का मूवमेंट।
गति, हाथ पैर और अंगुलियों की गति। हो गया? बता दूं? तीसरा है स्टाइल ट्रेट। वे ऑफ कम्युनिकेशन, STYLE, स्टाइल। ओ सॉरी, एल छूट गया। स्टाइल, स्टाइल ट्रेट, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीकिंग। कम्युनिकेशन का होता है संवाद, स्पीकिंग के यानी बोलना। आप बोल रहे हैं तो स्पीकिंग हुआ, लेकिन जब दोनों, कुछ आप बोल रहे हैं उधर दूसरा भी बोल रहा है, जब इंटरेक्शन होता है तो हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आपके संवाद और बोलने की क्या स्टाइल है, उसे हम स्टाइल ट्रेट करते हैं, और वो भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। वो भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। चौथा होगा ट्रेट। परसेप्टिव ट्रेट, हाउ perceive the world। आप संसार को किस नजर से देखते हैं? परसेप्टिव वर्ड यानी समझदारी। परसेप्शन से परसेप्टिव बना है। की विशेषता, संसार को या समाज को आप कहें, समाज को देखने का नजरिया, समाज को देखने का दृष्टिकोण, आप कैसे देखते हैं? सब अच्छे हैं, बुरे हैं, खराब हैं, जो आपका नजरिया है। तो समाज को देखने का एक दृष्टिकोण, यू परसीव द वर्ल्ड, समाज को आप कैसे देखते हैं? समाज को आप कैसे देखते हैं? हो गया? दूसरा मेंटल, मेंटल ट्रेड सीखने से क्या है? मेंटल ट्रेड में आएगा एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न प्रॉब्लम, ability to analyze the problem and ability to solve the problem. Solve the problem. योग्यता से संबंधित है। आपको सीखने की कितनी योग्यता है, या जो शिक्षक हैं तो पढ़ाने, किसी समस्या को एनालाइज यानी विवेचना, एबिलिटी टू लर्न सीखने की योग्यता, समस्या की विवेचना करने की योग्यता, समस्या की विवेचना करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समस्या की विवेचना करने की योग्यता और समस्या को समाधान करने की योग्यता। मैंने एक योग्यता बताया, बहुत सी योग्यताएं इसमें आ सकती हैं। आपसे किस कोई आती है, कोई आप, तो कैसे उसको दूर करेंगे? कैसे आप सोचेंगे क्या नेक्स्ट अल्टरनेटिव हो सकता है? तो ये सब जो आपका मेंटल ट्रेड्स है, मेंटल सेंटिमेंट्स है, मेंटल रिमेम्बरिंग है, वो सब। हाँ जी, कोई डाउट?
टू लर्न यानी सीखने की योग्यता, समस्या को विवेचना करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, कि कोई समस्या आती तो उसका समाधान आप। तीसरा है स्पेशल विजडम, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी in any specific field. स्पेशल विजडम, विजडम यानी आपका बुद्धिमत्ता, कोई विशेष बुद्धिमत्ता हो, स्पेशल विजडम विशेष बुद्धिमत्ता, और नहीं और intellectual capability in any specific field, intellectual capability in any specific field, FIELD field, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष बुद्धिमत्ता, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष बुद्धिमत्ता, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष बुद्धिमत्ता। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में तो बहुत कमजोर होते हैं लेकिन खेलकूद में आगे होते हैं, खेलकूद में स्मार्ट होते हैं, तो उनकी बुद्धिमत्ता उधर होती है, लॉन्ग जंप, हाई दौड़ सकते हैं, तो खेलकूद में आगे होते हैं। तो ये इसको हम कह सकते हैं स्पेशल एबिलिटी, किसी भी व्यक्ति की एक स्पेशल एबिलिटी किसी भी फील्ड में क्या होती है। ठीक है। अब तीसरा, हाँ, तो ये आपके ट्रेड्स का तीनों पार्ट्स हो गए। मैंने एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स दो तरह के, और ये ट्रेड्स तीन तरह के होते हैं। इस ट्रेड्स के अलावा कुछ नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी व्यक्ति में होती है, जो कुछ तो सीखने में सहायक होती है। नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उसे हम कहते हैं, यानी ये बुद्धि से संबंधित नहीं है लेकिन जरूरी है। एबिलिटी यानी बुद्धिमत्ता का उसमें काम नहीं है, बट एक योग्यता है, वो भी एक व्यक्ति की योग्यता होती है। जैसे आप कहें इसमें कुछ है, जैसे आप ऑनेस्टी, ये भी एक नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इनिशिएटिव, मोटिव, अवेयरनेस, नहीं अवेयरनेस तो बुद्धि में आएगा। एक्सेप्टेंस, टेंडरनेस, आप लिख ले, मैं हिंदी बताता हूं। टेंडरनेस, एम्बिशन, टेंडरनेस, एम्बिशन, बिलीव, इंटीमेसी, और भी बहुत हो सकता है कुछ में। ये नॉन इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स है या नॉन इंटेलेक्चुअल विशेषताएं जिसे भी हम कह सकते हैं, कि जो व्यक्ति में या विद्यार्थी में होने चाहिए, जो उसके सीखने में सहायक होते हैं। नॉन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या ट्रेट्स भी आप कह सकते हैं। ऑनेस्ट, सत्यनिष्ठा,
यानी जहां आप काम करते हैं उस संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आपकी सत्यनिष्ठा होती है, परिवार के प्रति भी सत्य, मैं जिस परिवार से हूं तो उसका कुछ भरण पोषण, इनिशिएटिव यानी शुरू करना, शुरुआत, किसी कार्य की शुरुआत करना, इनिशिएटिव यानी शुरुआत करना। मोटिव प्रेरक, जो मन के अंदर होता है, ये मोटिव से ही मोटिवेशन आया है, मोटिव है ये, प्रेरक। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना, कोई कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन की गति को या तो बढ़ा देता है, लेकिन रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, लेकिन स्वयं रिएक्शन में भाग नहीं लेता। उसी तरह से मोटिव भी है, ये आपके व्यवहार को प्रेरित कर देगा कि काम करो, लेकिन वो स्वयं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। एक्सेप्ट, स्वीकार्यता, किसी को आप स्वीकार करते हैं या स्वीकार्यता, स्वीकार्यता। टेंडरनेस, दयालुता, दयालुता, टेंडरनेस, दयालुता। एम्बिशन बताया था मैंने, महत्वाकांक्षा, ये भी गोल प्राप्ति के लिए जरूरी है, लेकिन महत्वाकांक्षा खुद गोल प्राप्त करने में सम्मिलित नहीं होता है, बट आपको जगा देगा। के साथ कन्विक्शन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, आत्मबल जो आपका, जिसे हम कहते हैं, विल पावर के साथ कन्विक्शन जुड़ा होता है, और उसी के साथ एक बिलीफ यानी विश्वास। इंटीमेसी, अपनत्व, इंटीमेसी, अपनत्व, इंटीमेसी, अपनत्व। ठीक है, कोई डाउट? बता दें? चलिए, फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस में पहला होगा आपका फिजिक, यानी शरीर की बनावट। फिजिक आपका स्ट्रांग हो सकता है, वीक हो सकता है, और लीन भी इसमें हो सकता है आपका। क्या स्ट्रांग यानी मजबूत, आपकी फिजिक मजबूत है। वीक यानी कमजोर, WEAK, वीक यानी कमजोर। लंबे हैं, शॉर्ट यानी छोटे हैं। लीन, दुबले पतले, फैट, मोटे। तो किस तरह ये आपके फिजिक, व्यक्ति की फिजिक्स के भी सीखने की उसकी शैली प्रभावित होती है। तो आप किस तरह से है वो देख लीजिए। दूसरा है आपका हेल्थ, रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट। और रोबस्ट है आप, कोई बीमारी नहीं है, अंदर बाहर सब टेस्ट कर लिया, बहुत ही मजबूत है, बाह्य और अंदर दोनों रूप से मजबूत है, यानी रोबस्ट है। गुड यानी अच्छे हैं, स्वस्थ है, थोड़ी बहुत है लेकिन स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। रोबस्ट यानी बहुत मजबूत, बिल्कुल ही कोई बीमारी ना हो जिसे। गुड यानी स्वस्थ जिसे कहा जा सकता है, छोटी मोटी बीमारियां होती है। नॉर्मल, ठीक है, काम चलाओ, सामान्य। और इल, बीमार, मतलब जो बीमारी है, मतलब बीमारी है। हैंडीकैप तो खैर बदल गया नाम इसका, जो हो गया है डिफरेंटली।
डिफरेंटली एबल्ड भी आप इसे लिख सकते हैं, एंड इनएबिलिटी टू स्पीक, लिसन, यानी देखने, सुनने और बोलने में असमर्थता। देखने, सुनने या बोलने में, तीनों नहीं, कोई एक हो सकता है कि वो या तो बोल नहीं सकता है, या देख नहीं सकता है, या सुन नहीं सकता है, और कभी कभी देखना और सुनना दोनों होता है। तो ये डिसेबिलिटी जो होती है, डिसेबिलिटी के कारण भी सीखना प्रभावित होता है। डिफरेंटली एबल्ड भी आप लिख सकते हैं, अभी ये बदल गया है। डिफरेंटली एबल्ड बदल गया है। ठीक है, अभी लास्ट चौथा इसमें अपीयरेंस, कैसा आप दिखते हैं, ये व्यक्तित्व से संबंधी है। अट्रैक्टिव, अपीयरेंस अट्रैक्टिव, हैंडसम, ब्यूटीफुल, अपीयरेंस कैसा है, ये भी व्यक्ति के सीखने के प्रभावित करता है। अट्रैक्टिव, आकर्षक, सुंदर, ब्यूटीफुल भी सुंदर होता है। अगली यानी भत्ता, कुरूप, अगली यानी कुरूप। ये फिजिकल डिफरेंसेस में है, आपका फिजिक में डिफरेंस हो सकता है, हेल्थ के कारण भी सीखने की गति प्रभावित होती है। डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं बाय नेचर, उसमें जो कमियां है वो तो क्या कर सकते हैं। और आपका जो अपीयरेंस कैसा है, यानी पर्सनालिटी आपकी कैसी है, तो पर्सनालिटी से भी एक व्यक्तित्व झलकता है, और वो सीखने में डिफरेंसेस होते हैं। हो गया, चलिए आप इसको खत्म करते, कम से कम इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। बुद्धिमत्ता होना चाहिए जिससे तो अच्छी तरह सीख सके। एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको, साइकोलॉजी तो बहुत बताई, उसी में से कुछ पॉइंट्स यहाँ आएंगे, जैसे विल पावर, जल्दी में सब गलत हो जाता है। इंटेलेक्चुअल क्वालिटी यानी विद्यार्थी में बुद्धिमत्ता के क्या गुण होने चाहिए, बुद्धिमत्ता के क्या गुण, यानी कौन कौन से लक्षण उसमें होना चाहिए। तो विल पावर बहुत जरूरी है। विल पावर, इंटरेस्ट, नोशन फॉर लर्निंग, सीखने के प्रति झुकाव, नोशन फॉर लर्निंग, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, टैलेंट, रिमेम्बरिंग, परसेप्शन,
रीजनिंग थिंकिंग एंड सेंटिमेंट्स। कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एक विद्यार्थी में अवश्य हो, तब वो अच्छी तरह से सीख लेगा। इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ऑफ द लर्नर, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ऑफ द लर्नर। विल पावर, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अच्छा, मैं हिंदी बता देता हूं इसकी, काफी एक बार मैं दोहरा देता हूं। हो गया। विल पावर, इच्छा शक्ति, पहले भी बताया था हमने। इंटरेस्ट, जानते ही आप, रुचि। नोशन फॉर लर्निंग, सीखने के प्रति झुकाव, सीखने के प्रति झुकाव। नोशन इन नोशन फॉर लर्निंग, सीखने के प्रति झुकाव, सीखने के प्रति झुकाव। इफेक्टिव कंसंट्रेशन, प्रभावी एकाग्रता, एकाग्रता। बुद्धिमत्ता, खैर ये तो नैसर्गिक होता है, अब इसका लेवल सब में अलग अलग होता है, टैलेंट का लेवल सब में अलग अलग होगा, लेकिन जरूरी हो। टैलेंट यानी बुद्धिमत्ता। याद करने की क्षमता, रिमेम्बरिंग, अपार याद कर लेंगे, रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग। परसेप्शन, समझ, सेंसेशन परसेप्शन मैंने बताया ही था। परसेप्शन, समझ। यानी ध्यान, ध्यान से सुनना। तो अटेंटिवनेस यानी किसी चीज को ध्यान से आप सुनेंगे तो जरूर याद कर लें। अटेंटिवनेस, ध्यान से सुनना। रीजनिंग, विवेक, रीजनिंग हमने बताया था, और थिंकिंग एक साथ हो जाए तो रीजनिंग होता है। रीजनिंग, विवेक, थिंकिंग, सोचना। सेंटिमेंट्स, भावनाएं, भावना आपकी जो होती है, भावनाएं भी जरूरी है सीखने के लिए। सेंटिमेंट्स, भावनाएं, सेंटिमेंट्स, भावनाएं। हो गया। सेंटिमेंट्स, भावनाएं, ये कुछ है जो स्पेशली सीखने के लिए है। मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में ऑलमोस्ट सभी आ गया होगा, ऐसा नहीं है कुछ नहीं। विद्यार्थी के लिए क्या जरूरी है उसको थोड़ा सा इंटीग्रेट किया गया है, बस और कुछ नहीं इसमें है। मिटा दो बस एक दो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। differences in learner, यानी मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक अंतर विद्यार्थियों में क्या 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 हो सकता है। तो पहला इसमें सबसे जो ऊपर है, जेलसी, व्यक्ति का स्वभाव है, ईर्ष्या का स्वभाव। जेलसी किससे? फेलो टेनिस, सब किसी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहां हम अपने सहपाठियों से, विद्यार्थी के संदर्भ में कह रहे हैं तो अपने सहपाठियों से एक ईर्ष्या का भाव ऑटोमेटिक हो ही जाता है। उससे आप बोलते भी नहीं, फिर भी आप अंदर से जलते हैं उससे। चाहे वो पढ़ने में तेज हो या कुछ भी हो, आपसे हर समय आगे रहता है, एक ही। तो दूसरा पॉइंट, कोऑपरेशन, सहयोग। सहयोग भी आप इन्हीं से लेते हैं, फेलो टेनिस, फेलो टेनिस से ही सहयोग करेंगे और इन्हीं से जलेंगे भी। तो फेलो टेनिस। सोशल हॉबी, सोशल हॉबी, सामाजिक
जो आपकी आदतें हैं, जैसे स्पोर्ट्स, एक्टिंग कुछ करते हैं, अगर स्पोर्ट्स, ड्रामा कोई खेल, ड्रामा यानी रंगमंच, एक्टिंग यानी क्रियाशीलता, अभिनय, हाँ क्रियाशीलता और अभिनय, वेरी गुड, अभिनय, रंगमंच और किसी खेल में, आजकल खेल का भी गवर्नमेंट बहुत प्रोत्साहन दे रही है, अच्छा ही अगर आप करते हैं। फैमिली से भी, फैमिली का सोशल स्टेटस, टोटल स्टेटस एंड फाइनेंशियल स्टेटस, तो आपके परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, यह भी आपको प्रभावित करेगी। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति क्या है, यह भी व्यक्ति के या विद्यार्थी के सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। फैमिली यानी अपैथी, APATH, अपैथी, उदासीनता, यानी तिरस्कार किससे मिलता है या किसके प्रति उदासीन आप हो जाते हैं। अपैथी फैमिली, ट्रेनीज, टीचर से आपने कुछ पूछा, बताया नहीं, या जब भी आप पूछते हो तो बैठ जाओ, तो टीचर से यानी शिक्षक, ट्रेनीज यानी अपने साथियों से या परिवार से अगर आपको तिरस्कार मिला है तो भी आपको अपैथी यानी उदासीनता, एक तरह की उदासीनता होती है, तो उस उदासीनता से फैमिली, ट्रेनीज एंड टीचर कंसर्न। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता या ध्यानाकर्षण, कितना एकाग्र होकर आप पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन एकाग्रता। इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, सीखने का परिवेश, सीखने का परिवेश कैसा है, अच्छा है, एकाग्रता भंग हो जाएगी। सीखने का परिवेश, इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। इनकरेजमेंट, चलिए इधर ही मैं बता देता हूं, पीछे दिखाई नहीं देगा। इनकरेजमेंट, उत्साह, कहां कहां से आपको, encouragement from teacher, encouragement from teacher, family, trainees। encouragement यानी उत्साह, उत्साह आपको टीचर से मिलता है, TACHER, ई छूट गया, ये आप लिख लें। टीचर, फैमिली, आपके परिवार साइड करते हैं, पढ़ो, मेहनत करो, आपको बहुत जरूरी होता है। तो शिक्षक से, परिवार से, और ट्रेनिज का मतलब यहां ये दोस्त भी होता है, पीयर यानी फ्रेंड्स भी आप लिख सकते हैं। तो ट्रेनिज का मतलब वही है कि ये ट्रेनिज जो है यहाँ का आपका फ्रेंड ही है। तो परिवार से, टीचर से और ट्रेनिज से यानी अपने साथी शरारतियों से आपको कितना मिलता है, ये सीखने की गति को या सीखने की शैली को प्रभावित करते हैं विद्यार्थियों के अंदर। ये जैसे जेलसी की भावना नेचुरल है, सब में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, जो आपके सीखने की गति को, सीखने की शैली को प्रभावित करती है। कोऑपरेशन भी आप साथियों और सहयोगियों से कितना मिलता है, शिक्षक से कितना मिलता है या दूसरों से। सोशल हॉबी आपकी क्या है, स्पोर्ट, ड्रामा एंड फैमिली। आप
कि कैसी है, फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, वो भी आपके सीखने की गति को, अपैथी यानी उदासीनता या तिरस्कार आपको फैमिली से मिलता है, ट्रेनिंग से मिलता है, अपने साथियों से या टीचर से, वह भी आपको सीखने की गति को प्रभावित, आपकी एकाग्रता जो सीखने में है वो परिवेश, जिस परिवेश में आप सीख रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूट है तो यहाँ का परिवेश क्या है सीखने के लिए या अच्छा नहीं है सीखने के लिए, वह आपकी एकाग्रता पर निर्भर करेगा। वह आपकी एकाग्रता को प्रभावित करेगा, निर्भर तो नहीं करेगा, प्रभावित करेगा। एनकरेजमेंट यानी उत्साह आपको टीचर से मिलता है, फैमिली से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, तो आप आगे बढ़ते। चलिए, हो गया। सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, सामाजिक आर्थिक अंतर विद्यार्थियों के परिवार में या सामाजिक आर्थिक अंतर से भी सीखने की गति प्रभावित होती है। सामाजिक विद्यार्थी रहते हैं, आपका परिवार रहता है, लिविंग कंडीशन, किस तरह आप रहते हैं, तो अलग अलग स्टेटस लोगों का देखा, उसमें जरूरत नहीं, रहने की अवस्था, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, भिन्नता, डिस्पैरिटी यानी भिन्नता, आर्थिक भिन्नता, एंड अवेलेबल recreational facilities, अवेलेबल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज यानी मनोरंजन के, अवेलेबल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, मनोरंजन के क्या साधन उपलब्ध है, यह भी सीखने की गति को प्रभावित करता है। अवेलेबल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, मनोरंजन के क्या उपलब्ध है, ठीक है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल, ये भी है मैटर, बट डिस्टेंस ट्रेवल to reach the institute, to school or institute, चलो आप तो हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन पहाड़ों पे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, देखिए पैदल कितने दूर चल के, वो पहाड़ों से नीचे जाके या कहां जाके, मैंने देखा है वहां, तो उनके लिए भी वो पढ़ना ये बहुत बड़ा वो है। स्कूल और इंस्टीट्यूट, कितनी दूरी तय करना पड़ता है स्कूल या संस्थान जाने के लिए। डिस्टेंस ट्रेवल टू रीच द स्कूल और इंस्टीट्यूट, ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी विद्यार्थी के सीखने की गति को, शैली को प्रभावित करता है। हो गया। बस लास्ट नॉट द लीस्ट, कल्चरल, लगता है बोर हो गए, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो, तो चलिए बस ये लास्ट करते हैं। कल्चरल डिफरेंसेस, तो कल्चरल डिफरेंसेस में ये अपना है कल्चर, जैसे आपकी हॉबी क्या है, ये कल्चरल में हॉबी भी आता है, हॉबी, लैंग्वेज, ये सब कल्चर में है। ड्रेस, रिलीजन,
किस परिवेश से आप हैं, रूरल, अर्बन, आपकी हॉबी क्या है, आदतें क्या है, लैंग्वेज आपकी भाषा, ड्रेस पहनावा, ड्रेस पहनावा, रिलीजन धर्म, रीजन यानी क्षेत्र, तो अलग अलग का अपना क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र भी किस क्षेत्र से आप हैं, उस क्षेत्र का जो कल्चर, वहां बच्चे कैसे पढ़ते हैं, तो वहां भी वो पढ़ने की गति को, और रूरल और अर्बन यानी आप ग्रामीण से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र ये पढ़ने की गति को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये पढ़ने की गति को प्रभावित करते हैं। मैं कहां का हूं, मैं तो यार गांव का ही हूं, मतलब गांव का था, अब कहां हूं यूपी में ये मत पूछना। उत्तराखंड का ही निवासी हो गया हूं। यहां मैं 2004 में आया था, देहरादून में आया था 2004 में, बट बीच बीच में दिल्ली में भी रहा मैं 2-3 साल 4 साल, कलकत्ता में भी रहा, कानपुर में भी रहा, तो जगह जगह ट्रांसफर होता रहा। अल्टीमेटली मैं फिर 2017 में वापस आया यहाँ पे, 18-19 में रिटायर हुआ मैं यहाँ से। हाँ, वो अब छोड़ो यार वो सब। वो भूल गया मैं अपना जिला भी, अब इंडियन है, हम भारतीय हैं, वो बस याद रखिए। तो अब हम आते हैं, जैसे कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है ही, बट इसी क्लास में इतने लोग बैठे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से आप कंपेयर करें तो जो इंटेलिजेंट होती है, यानी बुद्धिमत्ता है, इंटरेस्ट है, स्किल है, मोटिवेशन लेवल है, या उसका किसी चीज को याद करने का तरीका है, यानी जितने भी है, द एटीट्यूड, एबिलिटी, पर्सनालिटी, नीड्स ऑफ वन लर्नर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लर्नर इन द क्लास। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इसको आप लिख लें एक लाइन, व्हेन एटीट्यूड, एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर of one learner differ from the other learner, then it is known as inter-individual difference. Then it is known as inter-individual difference. Inter-individual difference, INTER, inter-individual difference. हो गया? Inter-individual difference.
में आप लिख लें, जब एक विद्यार्थी, सॉरी व्यक्ति नहीं विद्यार्थी लिखे, जब एक विद्यार्थी की योग्यता, जब एक विद्यार्थी की योग्यता, क्षमता, रुचि, व्यवहार दूसरे विद्यार्थी से अलग होता है, दूसरे विद्यार्थी से अलग होता है, से अंतर व्यक्ति को उसे अंतर व्यक्ति मतभेद कहते हैं। तो उसे अंतर व्यक्ति मतभेद या भिन्नता भी कह सकते हैं। अंतर व्यक्ति भिन्नता, मतभेद न लिखे, भिन्नता लिखे, क्योंकि मतभेद तो फिर दूसरा हो जाएगा। तो उसे अंतर, जब एक व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुचि और व्यवहार दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो उसे अंतर व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। ठीक है, ये अंतर व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। when intelligent interest अलग पॉइंट, अगला of same learner of different in different field, then it is known as same learner is different, वो छूट गया, DIEEFERE is different in different field, then it is known as intra, intra-individual. Intra-individual differences. Intra-individual differences. Intelligent and interest. Same individual is different in different field, then it is known as intra-individual differences. जब एक ही व्यक्ति या विद्यार्थी की बुद्धिमत्ता या रुचि क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है, क्षेत्र में अलग अलग होती है, तो उसे अंतरा व्यक्ति भिन्नता, अंतरा व्यक्ति भिन्नता। वहां अंतर था, यहां अंतरा भिन्नता कहते हैं।
अंतरा व्यक्ति मीन्स इंटर और इंट्रा। याद रखिए, अक्सर कभी कभी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी कोई पूछ देता है कहीं भी, तो व्हाट इज इंटर एंड इंट्रा। तो इंटर डिफरेंसेस, अंतरा व्यक्ति भिन्नता। तो इंटर डिफरेंसेस ऑलवेज, इंट्रा डिफरेंसेस ऑलवेज बिटवीन सेम इन द डिफरेंट फील्ड। यानी यहां इतने लोग बैठे हैं, सबकी योग्यता, सबकी क्षमता, सबकी रुचि, सबका ध्यान दूसरे से अलग होगा, ये इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया। लेकिन सेम व्यक्ति का, कोई मैथ में बहुत अच्छा है या टेक्निकल नॉलेज उसको बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है वो स्पोर्ट में, म्यूजिक में, ड्रामा में अच्छा ना हो। लेकिन कुछ आपने देखा होगा जो मेंटली रिटार्डेड है, जो सुन नहीं सकते हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो उस क्षेत्र में उनका इंटेलिजेंट जो दूसरे क्षेत्र में, यानी जहां सीखना है, पढ़ना है, उस क्षेत्र से ज्यादा होता है। तो एक ही व्यक्ति का दो क्षेत्रों में, उसके रुचि में, बुद्धिमत्ता में, ध्यान में जो अंतर होता है, उसे इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इंट्रा, जैसे आईएसबीटी है, आईएसबीटी का फुल फॉर्म इंटर स्टेट, यानी दो राज्यों के बीच में जो चलता है, यहां से दिल्ली बस जाती है, यूपी बस जाती है, जहां भी जाती है, या आईएसबीटी दिल्ली है, तो वहां से दो, तो इसलिए उसे इंटर स्टेट कहते हैं। लेकिन अगर केवल एक राज्य के अंदर ही वो चले तो वो इंट्रा स्टेट हो जाएगा, INTR। दो राज्यों के बीच में चले तो इंटर होगा, जहां दो के बीच होता है उसे इंटर कहते हैं, और जहां एक के बीच में दो क्षेत्रों में, एक ही व्यक्ति का दो विभिन्न क्षेत्रों में अंतर होता है तो उसे इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। जब दो व्यक्तियों का एक क्षेत्र में अंतर, बुद्धि में अंतर है, दो व्यक्तियों के बुद्धि में अंतर है, तो उसे वो कहते हैं, तो उसे इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। क्या लगता है आपका? अभी एक रह गया, बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड जो डिफरेंसेस होते हैं, सीखने के स्तर में डिफरेंस होता है। चले हम उसको थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे, बट ये डिफरेंसेस आते एक्वायर, so differences can be obtained by differences comes from 2 मिनट बस, आज वैसे ही 15 मिनट हम लेट थे। differences comes from acquired habit, डिफरेंसेस आते हैं, एक्वायर्ड हैबिट, हेरिडिटी, पैतृक भी ये डिफरेंसेस होते हैं कुछ, जैसे मैंने बताया सोशल, या फिर पहाड़ पे रहते हैं आप, आना जाना, तो हेरिडिटी यानी पैतृक, उस पैतृक या वंशानुगत जिसे कहते हैं, वंशानुगत भी होता है। तीसरा इन्वायरमेंट, और चौथा होता है परिस्थितियां, सिचुएशन। डिफरेंसेस आते हैं, एक आदत आप बना लेते हैं, एक्वायर्ड हैबिट, यानी स्वयं के द्वारा प्राप्त आदतों से डिफरेंस आता है, या होता है वंशानुगत जिसे कहते हैं, वंशानुगत। परिवेश जहां आप रह रहे हैं, जिस परिवेश में, समाज में, तो उस परिवेश से भी ये अंतर आता है, और स्थितियां, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हों, आर्थिक परिस्थितियां हों, परिस्थितियां हों, या फिर कल्चरल सांस्कृतिक परिस्थितियां हों। तो परिस्थितियां कुछ भी हो सकती, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, या फिर आपका सोशल हो, तो इस परिस्थितियों से भी ये आता है। ठीक है, इसी तरह से हैबिट, पर्सनालिटी, मिटा दो इसको, 1 मिनट और हो गया ये। चलिए, पर्सनालिटी भूल जाएगा ये।
पर्सनालिटी is defined and derived. व्यक्तित्व डिराइव्ड यानी प्राप्त करना, डिफाइंड यानी परिभाषित करना। तो व्यक्तित्व परिभाषित और प्राप्त, व्यक्तित्व परिभाषित और प्राप्त किया जाता है इससे बायोलॉजिकल फैक्टर, परिभाषित और प्राप्त किया जाता है। व्यक्तित्व परिभाषित और प्राप्त किया जाता है, आगे वो सेमीकोलन डैश मार दीजिए, बायोलॉजिकल फैक्टर से, यानी बायोलॉजिकल जैविक कारक होते हैं, हेरिडिटी भी इसको आप कह सकते हैं, जैविक कारकों से, सोशल फैक्टर, cultural factor and situational factor। यानी व्यक्तित्व हमारा कैसे बनता है, परिभाषित यानी परिभाषित है और क्या प्रभावित करता है, व्यक्तित्व इस तरह परिभाषित होता है। तो ये चार कारण है, बायोलॉजिकल फैक्टर या इसे हेरिडिटी भी कहते हैं, जैविक कारक है, हमारे माँ और बाप से कुछ हम गुण प्राप्त करते हैं, तो भी आता है, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, ये पैतृक गुण भी हम हैं। सोशल यानी सामाजिक कारक, जो समाज से हम लेते हैं, समाज में जिस परिवेश में रहते हैं। कल्चरल यानी सांस्कृतिक, अलग अलग रीजन के अलग अलग कल्चर होते हैं, जैसे इस समय बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, महाराष्ट्र में जो होता है वो गणेश चतुर्थी का ज्यादा होता है, तो यहाँ भी, यहाँ पे तो खैर चार, जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर, परिवेश और परिस्थितियां, जिस परिस्थिति, कुछ परिस्थितियां विशेष आ जाती है जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ठीक है, ओके, प्लीज, थैंक यू, जाइए।